हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RKITI। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन टेट थ्योरी का ट्रांसफार्मर टॉपिक है ना, जो सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जो आपका ITI का एग्ज़ाम, चाहे 1 डे एग्ज़ाम जो भी है, UPPCL TG2 है, DRDO है, उसके साथ आपका बिहार पावर होल्डिंग है, तो सब में ये क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। ठीक है, यानी किस पर कार्य करता है। AC पर पहला, दूसरा DC पर, तीसरा AC और DC पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क एज ए EC, यानी अल्टरनेटिंग करंट पे सदैव कार्य करता है ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन दूसरा है, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों, अर्थात A और B दोनों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को कहते हैं। यानी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, हाई वोल्टेज है उसे लो वोल्टेज में बदलना है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन होता है, जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदल देता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को तो अभी बताए हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जो अधिक वोल्टेज होता है उसे कम वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का कोर किस पदार्थ का बना होता है। कॉपर का, एल्युमिनियम का, लोहा का, सिलिकॉन स्टील का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो देखिए, नॉर्मल ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है बहुत ज़्यादा होती है, 95 to 98%। और भी कोई मशीन होती है उसकी जो एफिशिएंसी इतनी नहीं होती है जितनी ट्रांसफार्मर की होती है, क्योंकि इसमें लॉसेज बहुत कम होता है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी 95 से 98% तक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर के अति तापन यानी ओवर हीट का क्या कारण हो सकता है। उच्च परिवेशी तापमान, निम्न वोल्टेज, अत्यधिक भार, निम्न भार। तो देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है, अगर हम आउटपुट में लोड ज़्यादा देंगे तो हीट ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्यधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर ओवर हीट हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन ट्रांसफार्मर के भाग है। बेडिंग, कोर, टर्मिनल, इनमें से सभी। तो बेडिंग होता है, कोर होता है, टर्मिनल होता है, इनमें से सभी। तो दोस्तों, इनमें से सभी जो है आपका ट्रांसफार्मर का भाग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रांसफार्मर की वायरिंग निम्न में से किस पर की जाती है। बाइंडिंग जो होती है, बाइंडिंग का मतलब बाइंडिंग होता है ना, ये बाइंडिंग बोल रहा है। तो बाइंडिंग निम्न में से किस पर की जाती है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग कोर पर होती है। ठीक है, कोर पर होती है, जो आयरन का कोर होता है उस पर हम बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी हुई बाइंडिंग होती है। यानी ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी हुई बाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में हम वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 11 है, ट्रांसफार्मर में सप्लाई से जुड़ी बाइंडिंग होती है। तो सप्लाई से प्राइमरी जुड़ता है, ठीक है। जहाँ से हम सप्लाई जोड़ते हैं उसे हम प्राइमरी करते हैं, और जहाँ से हम लोड लेते हैं उसे हम सेकेंडरी बाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई से जो बाइंडिंग जुड़ती है उसे प्राइमरी बाइंडिंग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य होता है। जो ब्रीदर होता है उसका क्या कार्य होता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना, या वायु की नमी कम करना, वोल्टेज नियंत्रित करना, ट्रांसफार्मर को जलने से बचाना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु की नमी को कम करना। वायु की नमी को कम करना। जो ब्रीदर होता है, तो ब्रीदर क्या करता है, जब ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म होता है तो बाहर से हवा जो है अंदर प्रवेश करता है, तो उसमें मॉइस्चर ना आए उसके लिए सिलिका जेल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वही जो ब्रीदर होता है वह वायु की नमी को कम करना होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफार्मर के कोर की वाइंडिंग के लिए किस प्रकार का तार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तांबा तार, लोहा तार, कॉपर तार, इंसुलेटेड तार। तो किसमें कॉपर का जो है इंसुलेटेड तार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रांसफार्मर का उपयोग ... के परिमाण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या चेंज करता है, वह वोल्टेज और करंट को चेंज करता है। वह चेंज किसको नहीं करता है, तो आवृत्ति और शक्ति यानी पावर को और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। बस चेंज किसको करता है, वोल्टेज और करंट को चेंज करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है परिणाम को परिवर्तित करता है किसका, वोल्टेज का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग जो है इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए किया जाता है। जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच पहले तो इंसुलेशन का कार्य करता है और दूसरा वाइंडिंग ठंडा रहे उसके लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलेशन और शीतलन के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में तेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्न में से होती है। तो ट्रांसफार्मर की दोस्ती डियर स्टूडेंट केवीए में होती है ना, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, ठीक है। केवीए कौन होता है, ऑपरेंट पावर होता है। ऑपरेंट पावर की भी यूनिट केवीए होती है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्न में से होती है। तो ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ जो होती है बाइंडिंग में होती है, ठीक है। बाइंडिंग में होती है ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ। यही लौह हानियाँ पूछ देता तो लौह हानियाँ किस में होती है, कोर में होती है, ठीक है। यहाँ पूछा है कॉपर हानियाँ किस में होती है, तो बाइंडिंग में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ट्रांसफार्मर आयरन यानी लौह हानियाँ निम्न में से किस में होती है। तो लौह हानियाँ कोर में होती है, ठीक है। कॉपर पूछता तो बाइंडिंग में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोर में होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन इनफिनाइट होना चाहिए, अनंत प्रतिरोध होना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो इंसुलेशन होता है प्रतिरोध का वह अनंत होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है। तो कंजर्वेटर का कार्य ट्रांसफार्मर में तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन देखभाल करता है। यानी तेल का जो
एक्सपेंडेबल होता है उसका फैलाव एवं संकुचन का देखभाल करता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है। तो देखिए, इस तरफ प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इसके बीच में फेज अंतर आप देख सकते हैं 180 डिग्री का बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 180 डिग्री। 23 है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ होता है। तो ब्रीदर में रासायनिक पदार्थ क्या होता है, सिलिका जेल होता है। ठीक है, सिलिका जेल जब शुष्क अवस्था में होता है तो यानी वेल जब कंडीशन में होता है तो इसका रंग जो होता है नीला होता है। ठीक है, नीला होता है, और जब यह मॉइस्चर लेके ख़राब होता है तो गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, गुलाबी यानी पिंक रंग का होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। देखिए आ गया, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। तो लाल होता है, नीला होता है, भूरा होता है, काला होता है। तो कैसा हो जाता है सोखने के बाद, तो गुलाबी हो जाता है। अगर गुलाबी नहीं दिया है तो गुलाबी नहीं दिया है तो कैसा होता है, सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से कौन हो जाएगा, काला तो होगा नहीं, भूरा भी नहीं होगा, नीला नहीं होगा, लाल नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। अगर सिलिका जेल का रंग जब सोख लेता है तो गुलाबी होता है, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो सफ़ेद होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए, आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। इसी तरह हम वीडियो लेकर इलेक्ट्रीशियन का एक से बढ़कर एक थ्योरिकल क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं, और साथ ही हम थ्योरी का जो सीरीज चलाए हैं बेसिक से थ्योरी का, मतलब शुरुआत से अंत तक हम थ्योरिकल क्वेश्चन के साथ उसका जो डेरिवेशन होता है वह भी करा रहे हैं। तो आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।